नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे बहमनी साम्राज्य एक विश्लेषण के रूप में। तो बहमनी साम्राज्य कंप्लीट बातचीत आज के इस टॉपिक में अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। अध्याय नंबर 14 है दोस्तों, और इसमें है बहमनी साम्राज्य एक विश्लेषण के रूप में। इस पूरे टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की। बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का मुस्लिम साम्राज्य था। तो बहमनी साम्राज्य क्या था? मध्यकालीन भारत का मुस्लिम साम्राज्य था, जिसका विस्तार दक्षिण भारत के दक्कन में था। तो बहमनी साम्राज्य का विस्तार कहाँ था? दक्षिण भारत के दक्कन में था। और यह क्या था? मध्यकालीन भारत का मुस्लिम साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्की गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा हुई थी। तो अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि तुर्की गवर्नर था। जो क्या था? तुर्क का गवर्नर था। 1347 ईस्वी में इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसे कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया था। और इसी ने क्या किया था? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध क्या किया था? सफलतापूर्वक विद्रोह भी किया था। आगे देख लेते हैं बहमनी राज्य। बहमनी का मुस्लिम राज्य, बहमनी का जो मुस्लिम राज्य था, ये दक्षिण भारत के महान व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो बहमनी का मुस्लिम राज्य दक्षिण भारत के महान व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बगावत की। तो बहमनी का जो मुस्लिम राज्य था, वो दक्षिण के महान व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया। और ये जिन्होंने क्या किया था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बगावत की थी। तो जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया था? बगावत भी करी थी। वर्ष 1347 में हसन अब्दुल मुजफ्फर अल उद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बना और उसने बहमनी राज्य वंश की स्थापना की। तो वर्ष 1947 में हसन अब्दुल मोहम्मद अल उद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बना और उसी ने बहमनी राजवंश की स्थापना करी। यह राजवंश लगभग 175 वर्षों तक चला। तो 175 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड था। इसमें 18 शासक हुए। और इसमें शासक कितने हुए? तो इसमें 18 शासक हुए। अपनी भव्यता की ऊंचाई पर बहमनी राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर नर्मदा तक विस्तारित हुआ। तो इसकी जो भव्यता की ऊंचाई पर जब क्या था, ये साम्राज्य एकदम अपनी पीक पर था। तो बहमनी राज्य क्या था? उत्तर में कृष्णा से लेकर के यह कृष्णा नदी से लेकर के नर्मदा तक विस्तारित हुआ और बंगाल की खाड़ी के तट से लेकर के पूर्व पश्चिम दिशा में अरब सागर तक फैला था। बंगाल की खाड़ी के तट से लेकर के पूर्व से पश्चिम दिशा में अरब सागर तक इसका फैलाव था। बहमनी के शासक कभी कभार पड़ोसी हिंदू राज्य विजयनगर से युद्ध करते थे। और जो बहमनी के शासक थे, तो ये क्या करते थे? कभी कभार जो पड़ोसी हिंदू राज्य थे, जैसे विजयनगर, इससे ये क्या करते थे? युद्ध करते थे। और बहमनी राज्य के सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्तित्व महमूद गवा थे। तो जो क्या था, बहमनी राज्य था, उसका सबसे जो विशिष्ट यदि व्यक्तित्व आपसे पूछा जाए
तो आप बताएंगे कि महमूद गवा क्या था, विशिष्ट व्यक्तित्व था बहमनी राज्य का, जो 2 दशक से अधिक समय के लिए अमीर उल अलमारा के प्रधानमंत्री रहे। तो 2 दशक मतलब 20 सालों से अधिक टाइम तक ये क्या थे, अमीर उल अलमारा के प्रधान राज्य मंत्री रहे थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक राजाओं को पराजित किया तथा कई क्षेत्रों को बहमनी राज्य में जोड़ा, और कई क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, बहमनी राज्य में जोड़ा। राज्य के अंदर उन्होंने प्रशासन में सुधार किया, और राज्य के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रशासन में सुधार किया, वित्तीय व्यवस्था को संगठित किया, जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, राजस्व प्रणाली में सुधार किया, सेना को अनुशासित किया एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इस तरह से चरित्र और ईमानदारी के धनी बहमनियों की अपनी उच्च प्रतिष्ठा को विशिष्ट व्यक्तियों के दक्षिण समूह से ऊंचा बनाए रखा, और विशेष रूप से निजामुल मुल्क और उनकी प्रणाली से उनका निष्पादन हुआ। तो निजामुल मुल्क और उनकी जो प्रणाली थी उससे उनका क्या हुआ, निष्पादन हुआ, और इसके साथ जो बहमनी साम्राज्य था उसका पतन आरंभ हो गया, जो उसके अंतिम राजा कलीमुल्लाह की मृत्यु से 1527 में समाप्त हो गया। तो बहमनी साम्राज्य का इसी के साथ पतन हुआ, और उसका जो अंतिम क्या था, राजा था कलीमुल्लाह, जो अंतिम राजा कलीमुल्लाह था उसकी मृत्यु से 1527 में समाप्त हो गया। तो उसकी मृत्यु के बाद से 1527 में क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके साथ बहमनी साम्राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र भागों में टूट गया, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। तो जो क्या था, बहमनी राज्य था, जैसे ही अंतिम राजा कलीमुल्लाह की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही बहमनी जो साम्राज्य था वो 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र भागों में टूट गया, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा थे। आगे देख लेते हैं केंद्रीय प्रशासन को। बहमनियों का केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था, तो शासन का प्रधान सुल्तान था। तो बहमनियों का यदि केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो जो शासन का प्रधान होता था तो वो कौन था, तो वो सुल्तान था। शासन का प्रधान सुल्तान था, जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक होता था। तो जो बहमनियों का क्या था, शासन करने का काम करता था, वो प्रधान सुल्तान था, वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता था, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता था। जो केंद्रीय प्रशासन सामान्यतः 8 मंत्रियों के सहयोग से संचालित होता था, और जो केंद्रीय प्रशासन था वो सामान्यतः 8 मंत्रियों के सहयोग से संचालित किया जाता था। वकील उस सल्तनत यह प्रधानमंत्री था। वकील उस सल्तनत क्या था, बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, और सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा ही पारित होते थे, और सुल्तान के जो सभी आदेश थे उसी के द्वारा क्या होते थे, पारित होते थे। अमीर जुमला यह क्या था, बहमनी साम्राज्य का वित्त मंत्री होता था। वजीर अशरफ यह विदेश मंत्री था। वजीर कुल यह सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। तो वजीर कुल क्या करता था, कार्यों का निरीक्षण करता था, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। पेशवा क्या था, वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता था। तो पेशवा का क्या कार्य था, पेशवा का कार्य था कि ये वकील के साथ मिलकर के क्या करे, कार्य करे। नाजिर जो था यह अर्थ विभाग से संलग्न था, और जो नाजिर था वो किस विभाग से संलग्न था, तो अर्थ विभाग से संलग्न था, तथा उपमंत्री की भांति कार्य करता था। और किस तरह से कार्य करता था, जिस तरह से उपमंत्री काम करते हैं उस तरह से ये कार्य करता था। कोतवाल यह पुलिस विभाग का अध्यक्ष था, और कोतवाल क्या था, पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। सद-ए-जहार राष्ट्र-ए-जहां यह सुल्तान के पश्चात राज्य का मुख्य न्यायाधीश था, तथा धार्मिक कार्यों तथा राज्य को दिए जाने वाले दान की भी व्यवस्था करता था। धार्मिक कार्यों और राज्य को दिए जाने वाले दान की भी व्यवस्था करता था। और प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया गया। तो जो प्रांतीय का शासन था, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था को बहमनी क्या करते थे, अपनी प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया। कितने सूबों में, 4 सूबों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर 4 इन्होंने क्या किया, प्रांतों में 4 सूबों में विभाजित किया। प्रांतीय गवर्नर अपने अपने प्रांत में सर्वोच्च होता था, और जो प्रांतीय गवर्नर होता था
वो अपने अपने क्या था सूबों में, अपने अपने प्रांत में सर्वोच्च होता था तथा उसका प्रमुख कार्य अपने प्रांत में राजस्व वसूलना। तो जो क्या था गवर्नर प्रांत का था, तो उसका जो प्रमुख कार्य था तो वो क्या था अपने प्रांत में राजस्व वसूलना, सेना संगठित करना, प्रांत के सभी नागरिक व सैनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो प्रांत के सभी नागरिक और सैनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी प्रांतीय गवर्नर का था। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और जो मोहम्मद शाह तृतीय था उसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ बहमनी साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। उसके प्रधानमंत्री महमूद गवा ने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत प्रांत को 8 सूबों बरार को गाविल और माहुर में, गुलबर्गा को बीजापुर व गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार में तथा बीदर को राजमुंदरी और वारंगल में विभाजित किया। तो राजमुंदरी और वारंगल में जुन्नार को तथा गुलबर्गा को दौलताबाद, बीजापुर गुलबर्गा में गुलबर्गा को और दौलताबाद को दौलताबाद व जुन्नार में क्या किया विभाजित किया था। तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, और उसके प्रधानमंत्री महमूद गवा ने क्या किया था प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत प्रांत को 8 सूबों बरार को गाविल व माहर में, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद जुन्नार में और बीदर को राजमुंदरी और वारंगल में विभाजित किया था। इस तरह से आगे बहमनी राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे उनको भी देख लेते हैं। तो बहमनी राज्य के पतन के कारणों में यदि देखें तो विलासी शासक, जो बहमनी राज्य था इसके जो शासक थे वो किस तरह के थे विलासी थे, भोग विलास में विश्वास रखते थे, सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष के कारण प्रबंध पर विचार करने के लिए उन्हें अवसर नहीं मिला, और जो विजयनगर साम्राज्य था तो उससे इनका निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इस कारण ये प्रबंध पर विचार करने के लिए इनको अवसर ही नहीं मिल पाया। तो किस तरह से ये अपना प्रबंधन करें उस पर विचार करने का इनको अवसर नहीं मिला, और क्या हुआ ये पतन की ओर अग्रसर हुए। दक्षिण भारत तथा विदेशी अमीरों से संघर्ष हुआ इनका। तो दक्षिण भारत जो था वहाँ पर इनका विदेशी और अमीरों से संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष ने बहमनी राज्य को दुर्बल बना दिया। तो जो विदेशी और अमीर थे इनसे जब इनका बहमनियों का संघर्ष हुआ तो ये जो बहमनी राज्य था ये कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया। धर्मांधता, मुस्लिम सुल्तानों की धर्मांधता तथा असहिष्णुता के कारण सामान्य जनता उनसे घृणा करती थी। तो ये धर्मांध थे, धर्मों को नहीं मानते थे। तो जो सुल्तान थे ये क्या होते थे धर्मांध थे तथा असहिष्णु थे। ये जो है तो किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण से जो सामान्य जनता थी वो इनसे क्या करती थी घृणा करती थी, सामान्य जनता इनसे घृणा करती थी। महमूद गवा का वध, और अगला कारण है पतन का, महमूद गवा के वध से योग्य एवं ईमानदार कर्मचारी निराश हुए और इससे उनकी राजभक्ति में भी कमी आई। महमूद गवा की हत्या बहमनी राज्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उसकी हत्या के पश्चात बहमनी राज्य का पतन आरंभ हो गया। तो जो बहमनी राज्य था उसका पतन हो गया महमूद गवा की हत्या के बाद। कमज़ोर शासक, महमूद शाह कमज़ोर शासक था। उत्तराधिकारी के सुनिश्चित नियम नहीं थे, उत्तराधिकार के सुनिश्चित यहाँ पर नियम भी नहीं थे तथा राजकुमारों के सही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं थी। इस कारण से ये जो है तो जो बहमनी साम्राज्य था इसका पतन हुआ। तो पहला विलासी शासक, पतन के कारणों में पहला कारण विलासी शासक, दूसरा दक्षिण भारत तथा विदेशी अमीरों से इनका संघर्ष था, धर्मांधता, सुल्तान क्या था धर्मांध हुआ करते थे, और महमूद गवा का वध हो गया, और कमज़ोर शासक थे, उत्तराधिकार का सुनिश्चित नियम नहीं था। ये सभी क्या थे बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण थे। आगे देख लेते हैं कला और वास्तुशिल्प। मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण के दौलताबाद में राजधानी स्थापित करने के पश्चात एक नई कला हिंदू मुस्लिम कला तथा वास्तुशिल्प का प्रारंभ हुआ। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने के दक्षिण के दौलताबाद, जब उसने क्या किया दक्षिण के दौलताबाद में राजधानी को स्थापित किया, उसके बाद क्या हुआ एक नई कला हिंदू मुस्लिम कला और वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ।
तो हिंदू मुस्लिम कला और वास्तुशिल्प का प्रारंभ हुआ तथा बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका विकास 3 चरणों में हुआ। और जैसे ही क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और इसका जो विकास था वो 3 चरणों में हुआ। गुलबर्गा, बीदर, उत्तरवर्ती बहमनी साम्राज्य। तो गुलबर्गा, बीदर और उत्तरवर्ती बहमनी साम्राज्य 3 चरणों में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। 3 चरणों में इसका विकास हुआ। और स्थापत्य कला को यदि देखें तो स्थापत्य कला में सुल्तानों ने अपने शासनकाल में अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया। तो जो क्या था, बहमनी साम्राज्य था, यहाँ के सुल्तानों ने अपने शासनकाल में क्या किया, अनेक भव्य भवनों का क्या किया, निर्माण कराया। अनेक बड़े भव्य भवनों का निर्माण करवाया। गुलबर्गा तथा बीदर के राजमहल, जैसे कि गुलबर्गा और बीदर के राजमहल, गेसुदराज की कब्र, 4 विशाल दरवाजे वाला फिरोज शाह का महल, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, बीजापुर की गोल गुंबद और बीजापुर सुल्तानों के मकबरे स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने आदि। गोल गुंबद को विश्व के गुंबदों में श्रेष्ठ माना जाता है और जो गोल गुंबद है इसको विश्व के गुंबदों में श्रेष्ठ माना जाता है। गोलकुंडा तथा दौलताबाद के किले भी इसी श्रेणी में आते हैं और जो गोलकुंडा और दौलताबाद के किले हैं वो भी क्या हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। इस स्थापत्य कला में हिंदू, तुर्की, मिस्र, ईरानी और अरेबिक कलाओं का मिश्रण है। तो जो ये यहाँ की स्थापत्य कला थी, इसमें हिंदू, तुर्की, मिस्र, ईरानी तथा अरेबिक कलाओं का क्या है, सम्मिश्रण है। याद रखेंगे, हिंदू, तुर्की, मिस्री, ईरानी और अरेबिक कलाओं का क्या है, सम्मिश्रण है। साहित्य देखें तो बहमनी शासकों ने अरबी और फारसी विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया। तो जो बहमनी शासक थे उन्होंने क्या किया, अरबी और फारसी विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया तथा महमूद गवा ने इन भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीदर में एक भव्य पुस्तकालय और मदरसा की स्थापना करी। तो बहमनी शासकों ने अरबी और फारसी विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया और महमूद गवा ने क्या किया, इन भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीदर में एक भव्य पुस्तकालय और मदरसा की स्थापना करी। तो जो क्या था, महमूद गवा था, उसने क्या किया था, भाषाओं को प्रोत्साहित, अरबी और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीदर में एक भव्य पुस्तकालय बनवाया और मदरसा की भी स्थापना की। प्रसिद्ध सूफी संत गेसुदराज दक्षिण भारत के प्रथम विद्वान थे। उर्दू पुस्तक मिरातुल आशिकी, उर्दू की जो पुस्तक मिरातुल आशिकी है उसकी फारसी भाषा में रचना की इन्होंने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय प्रथम शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का काम इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का था। उसके 2 ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए, उरोजात इन इंसा और दीवाने अस्र। उरोजात इन इंसा और दीवाने अस्र क्या थे, इसके 2 क्या थे, अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ थे। इस काल में प्रादेशिक और ऐतिहासिक साहित्य का उन्नयन हुआ और बहमनी काल में ही क्या हुआ, प्रादेशिक और ऐतिहासिक साहित्य का उन्नयन हुआ। अब देख लेते हैं किले और मस्जिद। बहमनी साम्राज्य से संबंधित किले और मस्जिद कौन कौन सी थी। तो बहमनी सुल्तानों ने गाबिलगढ़ और नरनाल में मजबूत किले बनवाए। बहमनी सुल्तानों ने गाबिलगढ़ और नरनाल में मजबूत किले बनवाए और गुलबर्गा एवं बीदर में कुछ मस्जिदें भी बनवाई। तो बहमनी सुल्तानों ने क्या किया, गाबिलगढ़ और नरनाल में मजबूत किले बनवाए और गुलबर्गा और बीदर में कुछ मस्जिदें भी बनवाई। बहमनी सल्तनत के इतिहास से प्रकट होता है कि हिंदू आबादी को सामूहिक रूप से किस प्रकार जबरन मुसलमान बनाने का सुल्तानों का प्रयास किस प्रकार विफल हुआ। तो यदि बहमनी सल्तनत के इतिहास को देखें तो उससे हमें स्पष्ट होगा कि हिंदू जो आबादी को सामूहिक रूप से किस प्रकार से जबरन मुसलमान बनाने का सुल्तानों का प्रयास किस तरह से विफल हुआ, ये दिखाई देगा। बहमनी सल्तनत ने अपने पड़ोसी विजयनगर के हिंदू राज्य से लगातार अनबन चलती रही। तो बहमनी सल्तनत का क्या था, अपने पड़ोसी विजयनगर के हिंदू राज्य से लगातार अनबन चलती रही और विजयनगर उस समय तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी और कृष्णा नदी के उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ था। उसकी पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से मिली हुई थी
और उसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो क्या थी, बहमनी राज्य से मिली हुई थी। विजयनगर राज्य के दो मजबूत किले मुदगल और रायचूर बहमनी सीमा के निकट स्थित थे। और विजयनगर राज्य के जो मजबूत किले थे वो कहाँ थे, तो वो मुदगल और रायचूर बहमनी सीमा के निकट स्थित थे। इन किलों पर बहमनी सल्तनत और विजयनगर राज्य दोनों दांत लगाए हुए थे। तो विजयनगर राज्य के दो मजबूत किले मुदगल और रायचूर बहमनी सीमा के निकट स्थित थे और इन किलों पर बहमनी सल्तनत और विजयनगर राज्य दोनों दांत लगाए हुए थे। इन दोनों राज्यों में धर्म का अंतर भी था और बहमनी राज्य इस्लामी और विजयनगर राज्य हिंदू था। और जो बहमनी राज्य था वो इस्लामी था और विजयनगर राज्य क्या था, हिंदू था। बहमनी सल्तनत की स्थापना के बाद ही उन दोनों राज्यों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और जो बहमनी राज्य था, बहमनी सल्तनत थी, उसकी स्थापना के बाद दोनों राज्यों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वे तब तक चलती रही जब तक बहमनी सल्तनत कायम रही, जब तक कि बहमनी सल्तनत क्या रही, कायम रही, बनी रही। तो इस तरह से बहमनी सुल्तानों के द्वारा पड़ोसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। यद्यपि इन युद्धों में अनेक बार बहमनी सुल्तानों की विजय हुई। हुआ क्या कि जो ये युद्ध थे इनमें बहमनी सुल्तानों की कई बार विजय तो हुई, लेकिन रायचूर के दोआब पर विजयनगर के राजाओं के मुकाबले में बहमनी सुल्तानों का अधिकार अधिक समय तक रहा। और जो रायचूर का दोआब था तो वहाँ पर जो विजयनगर के राजा थे उनके मुकाबले बहमनी सुल्तानों का अधिकार अधिक समय तक रहा। आगे देख लेते हैं। महमूद गमा एक योग्य सेनापति था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अक्सर करके मेंस में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि महमूद गमा एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक तथा कला का महान आश्रय दाता था। टिप्पणी करें या चर्चा करें। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनते हैं मेंस में। तो थोड़ा सा इनका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको भी देख लेते हैं इस अपनी इसी टॉपिक में। तो महमूद गमा एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक तथा कला का महान आश्रयदाता था। टिप्पणी करें। ऐसे प्रश्न अक्सर करके दोस्तों आते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे। तो बहमनी साम्राज्य की शक्ति मोहम्मद शाह तृतीय के शासन के अंतर्गत अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो जो बहमनी साम्राज्य था दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य था, तो बहमनी साम्राज्य की शक्ति मोहम्मद शाह तृतीय के शासन के अंतर्गत अपने शिखर पर पहुंच गई थी। मोहम्मद शाह की सफलता उसके मंत्री महमूद गमा की सलाह और सेवा के कारण थी। तो जो मोहम्मद शाह की सफलता थी वो किसके कारण थी, उसके मंत्री महमूद गमा की सलाह और सेवा के कारण थी। महमूद गमा को निम्नलिखित आधारों पर एक योग्य सेनापति। अब देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की शक्ति मोहम्मद शाह तृतीय के शासन के अंतर्गत अपने शिखर पर पहुंच गई थी और मोहम्मद शाह की सफलता उसके मंत्री महमूद गमा की सलाह और सेवाओं के कारण थी। इस कारण से महमूद गमा एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक था। और महमूद गमा को हम निम्नलिखित आधारों पर एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक और कला का महान आश्रयदाता कह सकते हैं। फिर पॉइंट हम गिना देंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे, महमूद गमा 20 वर्षों तक राजकीय क्रियाकलापों पर हावी रहा। इस दौरान उसने बहमनी सल्तनत की सीमाओं को पूर्व और पश्चिम में बढ़ाने का प्रयास किया। तो महमूद गमा 20 वर्षों तक राजकीय क्रियाकलापों पर हावी था और इसी समय उसने क्या किया था, बहमनी सल्तनत की सीमाओं को पूर्व और पश्चिम में बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उसे काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई, जिसमें उसको क्या हुआ, ज़्यादा सफलता भी प्राप्त हुई। और महमूद गमा एक प्रमुख सैनिक अभियान दाभोल एवं गोवा का था। तो महमूद गमा का जो प्रमुख सैनिक अभियान था वो दाभोल और गोवा का था। इन क्षेत्रों में के हाथ से निकल जाने से जहां विजयनगर को व्यापक क्षति हुई, वहीं बहमनी की ईरान और इराक आदि के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इससे आंतरिक व्यापार एवं उत्पादन में भी क्या हुई, उन्नति हुई। तो महमूद गमा का जो प्रमुख सैनिक अभियान था वो दाभोल और गोवा का था। और इन क्षेत्रों के हाथ से निकल जाने से जहां विजयनगर को व्यापक क्षति हुई, वहीं बहमनी की ईरान एवं इराक आदि के साथ व्यापार में वृद्धि भी हुई। इससे क्या हुआ, आंतरिक व्यापार एवं उत्पादन में भी उन्नति हुई। महमूद गमा ने अनेक सुधार किए, जिसमें से कई तो अमीरों की शक्ति को सीमित करने के लिए थे। तो महमूद गमा ने कई सुधार भी किए
जिनमें से अधिकतर सुधार जो थे वो अमीरों की शक्ति को कम करने के लिए थे। प्रत्येक अमीर के वेतन एवं दायित्व निर्धारण कर दिए गए और उसने क्या किया, हर अमीर के वेतन और दायित्व को निर्धारित कर दिया। महमूद गवा ने सांस्कृतिक सेतु के रूप में ईरान एवं रोम, टर्की सहित पश्चिम एशिया के कुछ प्रमुख देशों के साथ निकट संबंध स्थापित किए, जिससे उत्तर भारत में भिन्न संस्कृति का विकास हुआ और इसने मुगल संस्कृति को भी प्रभावित किया। और इसने क्या किया, जो मुगल शैली थी, मुगलिया कल्चर था, उसको भी इसने क्या किया, प्रभावित किया। महमूद गवा ने बीदर में एक भव्य मदरसा अथवा महाविद्यालय का निर्माण करवाया। तो महमूद गवा ने क्या किया था, बीदर में एक भव्य मदरसा और क्या किया था, महाविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसमें 1000 शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। तो 1000 शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ यहाँ पर रहते थे। इसके आग्रह पर ईरान एवं इराक के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान इस मदरसे से भी जुड़े थे। और इसी के आग्रह पर क्या था, ईरान एवं इराक के जो सबसे ज़्यादा क्या थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, इस मदरसे से जुड़े भी थे। उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद महमूद गवा की अपनी कमियां भी थी और उसने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन दलगत झगड़ों पर अंकुश नहीं लगा पाया, जिससे विरोधियों को युवा सुल्तान के कान भरने में सफलता मिली और परिणाम स्वरूप उसको मृत्युदंड दे दिया गया। तो विरोधियों ने क्या किया, सुल्तान के कान भरे उसके खिलाफ और अंततः क्या हुआ, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से महमूद गवा का पूरा टाइम पीरियड था और उसके कार्य थे। तो दोस्तों, विजयनगर बहमनी साम्राज्य यहीं से समाप्त होता है। आगे की बात हम लोग करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, जो कि विजयनगर साम्राज्य पर होगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, आगे की बातचीत करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।